नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा बिहार दरोगा का PYQ सीरीज चल रहा है ना। हम लोग 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सीट नंबर पहला देखने वाले हैं, 1 देखने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं। सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है? तो आपको पता होगा, व्याकरण का क्वेश्चन है, अधिकरण कारक है इसमें, है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप सब सारी वाक्यों को एक लाइन से पढ़िए। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, ये थोड़ा गलत अटपटा लग रहा है। मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, ये भी गलत लग रहा है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, है ना। आप पढ़ के खुद से समझ सकते हैं। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ये कौन सा वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ये बात डायरेक्ट वे में नहीं बोल के मिला के बोल रहा है। ऑप्शन नंबर मिश्र वाक्य है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची इसमें अरविंद है। आपने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा होगा, हम लोग देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची पदम, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कुंज, पुंडरीक, ये सब हैं, है ना। ध्यान रखना आपको। और इसमें जो जल्द है, जलद, जलद किसका है? तो बादल का है ना। किसका है? बादल का है। मदन किसका है? मदन कामदेव का है। और अचला ये पृथ्वी का है ना। ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन तो रहता है कम से कम। हिंदी सबको पता होगा। लोहे का चना चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर सी, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। हाथों हाथ में कौन सा समास है? आई थिंक 10 क्वेश्चन रहता है। हाथों हाथ में अवयवी भाव समास है ना। आपने पढ़ा होगा समास अच्छे से, उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही शुद्ध नहीं है? तो आपको पता होगा, मयंक सही है, दवाइयाँ ऐसे ही लिखा जाता है। उज्ज्वल शुद्ध नहीं है ना। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आप लोग मैच करते चलेंगे, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है आपको मुझे लास्ट में कमेंट में बताना है। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? तो समास किस में है? राजा रानी में है, यथाशक्ति में भी है, और राधाध्यक्ष में है। सभी में समास है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ध्यान रखना आपको। चलते हैं आगे। आपको किस में कौन सा समास है? तो राजाध्यक्ष में तत्पुरुष समास, यथाशक्ति में अवयवी भाव समास, और राजा रानी में द्वंद्व समास। व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट? तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो आपका अपोनेंट होता है ना। जो आपके अपोनेंट में होता है उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप समझ जाइए, अपोनेंट इसका आंसर है ना, जो प्रतिद्वंदी होता है। वॉरियर का मतलब योद्धा, डिफीटर पराजित करने वाला, और फ्रेंड्स तो मित्र, आपको पता ही होगा। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन? इंसेन का मतलब बहुत ही अजीब, मतलब होता है ना कि बहुत ही इंसेन आदमी है, बहुत ही घृणित, मतलब पागल टाइप का आदमी है ना। तो इसका क्या होगा? सेन, समझदार आदमी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, देख लीजिए। इंसेन का मतलब उन्मादी, पागल, है ना। सेन मतलब समझदार होता है। डिफरेंस का मतलब भी आपको पता होगा। और रिजेंबल का मतलब एक जैसा दिखना। दैट विच इज फिट टू बी ईटेन, इसमें बोल रहा है कि जो खाने के लिए बहुत ही अनुकूल है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको एडिबल बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी, जो खाने योग्य है। एडिबल मतलब खाने योग्य, है ना। इटर्नल सार्वकालिक, जो शाश्वत होता है। टेस्टलेस बेस्वाद, और इनकेपेबल, जो असमर्थ होता है, उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली? किसी के नाम पे सिर्फ वो होता है तो नॉमिनल, आपको पता होगा। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो नॉमिनल हेड है, तो मतलब उनके नाम पे चलता है, पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलता है, आपको भी पता होगा। लेकिन करता कौन है? तो प्रधानमंत्री करता, आपको पता होगा। तो नॉमिनल हेड कौन है? हमारा राष्ट्रपति। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो 20 का आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज़ ब्रॉट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी हुई, सबके लिए इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी लाई है ना। एक समान लाई है अपॉर्चुनिटी। बट मेयर लॉज, बट कुछ लॉ हैं ऐसे जो कि डैश इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ, तो इसको बोलते हैं गारंटिंग। बहुत ऐसे लॉ हैं जो कि गारंटी कहते हैं कि इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखना है। आश्वासन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट? आयरनिंग आउट मतलब किसी चीज़ को सॉल्व कर देना। तो आयरनिंग आउट मतलब क्या होगा? रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग का मतलब ये ना कि किसी की परेशानी तो उसको सॉल्व कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर? तो इसमें पार्ट खोजना है ना। वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव, इसमें गलत एरर सेंटेंस खोजना है। वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव
ये सही लग रहा है। ही हैड कमिटेड, बिल्कुल सही है ये भी। दैट द वुड बी रिज्यूम्ड, बी रिज्यूम्ड नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, हैव रिज्यूम्ड। ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है ना। हैव रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। इसको एक लाइन में पढ़ के देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसमें, है ना। चलते हैं आगे। हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है कि जो विदेशी यात्री थे भारत में आने का उनका सबसे पहले कार्यक्रम क्या था। तो हेनसॉन्ग किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में, आपको पता होगा। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। तो सबसे पहले हेनसॉन्ग सबसे पहले क्या होगा, फाहियान होगा, है ना। तो फाहियान दूसरा पहले पे, फिर तीसरा, फिर एक, तो 2 3 1 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री था। आर्यभट्ट, पता होगा आपको। चलते हैं आगे। इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, 326 ईस्वी में किया था, है ना। और किस पर आक्रमण किया था इसने, तो जो पोरस था, पंजाब का शासक था, जिसके हेडिस्पीस का युद्ध, है ना, आपको पता होगा हेडिस्पीस का युद्ध 356 ईस्वी 326 ईस्वी में लड़ाया गया था, और इसको झेलम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्दों के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोधन के समान है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन ना घटना चक्र के PYQ सीरीज से उठाया हुआ है। घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन है ना उस वहाँ से उठाया हुआ है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने घटना चक्र वाले PYQ सीरीज में बताया। अगर आपने अभी तक घटना चक्र का PYQ सीरीज नहीं किया है, मेरे चैनल पे है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप जाके वहाँ से कर सकते हैं, है ना। मैंने यही क्वेश्चन घटना चक्र के PYQ सीरीज में भी बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, तो आपको पता होगा रजिया सुल्तान, सबसे पहले यही आई थी। पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की स्थापना की, 1320 ईस्वी में, है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि बाबर चगताई तुर्क उसके पिता थे और माता मंगोल वंश से थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, है ना। और ये बनवाया किसके द्वारा गया था, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी थी हुमायूं की, बानू बेगम, इनके द्वारा बनवाया गया था। और अकबर के काल में अकबर ने और क्या क्या बनवाया था, तो आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शीश महल, है ना, शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सारा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, तो कैलीग्राफी मतलब सुंदर लेखन, जो बहुत अच्छा लिखता है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, आपको पता होगा, तंजावुर में। तंजावुर कहाँ, तमिलनाडु। राजराज प्रथम ने बनवाया था इसको, राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, मैंने बताया आपको अभी, है ना। और किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, इतना ध्यान रखना है। ये भी पूछा सकता है, ऑप्शन में आपको विष्णु दे देगा, है ना, आपको कन्फ्यूज करके मार के आ जाइएगा। इस वजह से आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1889 में, 1889 ईस्वी में, कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, ध्यान रखना है आपको। डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, कब, 1930 में, आपको पता होगा। 12 मार्च से चालू हुआ था, है ना, और कब तक चला था, 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, 385 किलोमीटर। हर एक फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखना है, कुछ भी पूछ देता है एग्जाम में ना, कुछ भी पूछ देगा, कुछ भी फैक्ट उठा के पूछ देगा। कौन से एग्जाम में तो अभी पूछ दिया कि गांधी जी की जो डंडा थी, जो डंडा लेके वो चलते थे, उसकी लंबाई क्या थी, बताइए। ये सब कोई क्वेश्चन थोड़ा ना बन रहा है, ये कुछ भी पूछ देना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मिल रहा है फैक्ट रट लीजिए उसको, है ना, चाहे जैसे हो। ये तो आपको पता ही होगा, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। 385 किलोमीटर की पदयात्रा करने के पश्चात कहाँ पहुँचे थे, 6 अप्रैल 1930 को। और आपसे ये पूछा जाता है कि कितने दिनों का था, तो टोटल 24 दिनों का था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और जहाँ पे उन्होंने नमक तोड़ा और बाद में वहीं से स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, आपको पता होगा। बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस लाइन है इनका। 1930 में बिहार के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आपको पता होगा। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 में इन्होंने किया था। बाद में 1936 में इसको अखिल भारतीय किसान सभा का गठन बना दिया, किसान संगठन बना दिया गया इसको, ठीक है। इसका अध्यक्षता भी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था, ध्यान रखना आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नील दर्पण के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र, जिसमें कि जो नील की खेती में किसानों की जो दुर्दशा थी उसके बारे में इसमें बताया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की अवधारणा की थी, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, है ना, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने भी सती प्रथा का कड़ा विरोध किया था। कब हुआ था ये चीज़, 1829 में हुआ था, है ना। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और साथ में किनके और किसका योगदान था सती प्रथा को ख़त्म करने में, तो आपको पता होगा विद्यासागर, है ना। हिस्ट्री आप जाके अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं पता है आपको ये तो, है ना, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर तो। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी, तो ये किया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। फैक्ट है, बस इसको याद रख लीजिए, है ना। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो पंचायत चुनाव का बात हो रहा है तो 21 वर्ष। आपको पता होगा, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ते हैं तो आपको 21 वर्ष का होना मिनिमम चाहिए। अगर आपको वोट देना है तो 18 वर्ष का होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा और विधानसभा का देना है तो 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा और विधान परिषद का के लिए इलेक्शन लड़ना है तो 30 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, तो 3 स्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। और इसी के द्वारा जब पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। कब, तो 2 अक्टूबर 1959 को। साल याद रखना है। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, नागौर राजस्थान में। जितनी भी लाइनिंग मैं कर रहा हूँ हल्के में नहीं लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज़। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देश सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की, तो 42वां संशोधन था। कब आया था ये, 1976 में, आपको पता होगा। 1976 में आया था ये, है ना, 1976 में आया था, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब क्या होता है, तो संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण ये लोग खुद से करते हैं कि संविधान की जो वैधता इसमें निहित है या नहीं है, तो ये लोग जुडिशियल रिव्यू इसलिए करते हैं, है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको पता होगा वहाँ के राज्यपाल के द्वारा वहाँ की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, तो ये कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे ना तो बाद में वो लोग किसी को फेवरिज्म करेंगे। फेवरिज्म मतलब अगर हमको पता है कि हमको कहाँ काम करना है और बाद में अगर उस आदमी का कहीं केस आता है तो हम उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसका अपोनेंट में नहीं, हम सच्चाई के साथ नहीं जाएंगे, हम उसका समर्थन करने लगेंगे। तो इसी वजह से ऐसा किया गया है कि अगर आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आप कहीं पर भी अपना वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 10 वर्ष को आयु तक सेवारत कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष, अगर यही उच्च न्यायालय होता तो ये होता 62 वर्ष, है ना। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। ये आई थिंक 2014 का है क्वेश्चन है, तो ये उस टाइम का इसका करंट का क्वेश्चन होगा, इसको छोड़ते हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसी की हमारी सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती, किसकी गणना नहीं होती, तो प्लूटो की गणना नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है आपको। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयांत
किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा, है ना। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? आपको पता होगा, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। और ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें कि चंद्रमा को पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57% भाग को देखा जा सकता है। धरती जमीन से चंद्रमा को 57% भाग को देखा जा सकता है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है। दिल्ली से तो निकलेगी, दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश आएगी, फिर बिहार से गुजरेगी, फिर बंगाल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। गीतांजलि एक्सप्रेस के भी चलती है। भैया अगर इतना डीप पूछेगा क्वेश्चन तो दिक्कत हो जाएगा, बहुत लोग को पता नहीं होगा, बट इसका आंसर हावड़ा मुंबई है ना। ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक ही हैं कि अगर जिनको पता होगा वही मानेंगे, या जिन्होंने ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, इस ट्रेन में। दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? दक्षिण नेवल मतलब साउथ में कहाँ है? कोच्चि। ऑप्शन नंबर ए। और भी हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी नौसेना का कमांड मुंबई में है, पूर्वी का विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, दक्षिणी का कोच्चि में हमने देखा। ठीक है। अगर बात किया जाए इन तीनों नौसेना कमानों के अतिरिक्त भारतीय नौसेना का पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त रक्षा कमान का एक भाग भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो आपको पता होगा सीआरपीएफ सबसे पुराना है। ठीक है, सॉरी, असम राइफल, सही टिक करके मैंने गलत बोल दिया। असम राइफल सबसे पुराना है। कब बना था ये? तो 1835 में, जिसका पहला नाम था कछार लेवी, है ना। असम राइफल्स का पहला नाम था कछार लेवी। और बाद में, और मैं एक चीज़ बता दूं कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग मेघालय में। ध्यान रखना है आपको, है ना। और बाद में इसका नाम चेंज करके असम राइफल रखा गया। पूर्व नेवल कमांड कहाँ स्थित है? तो पूर्व का बात हो रहा है, तो पूर्व में कौन है इसमें बताइए? विशाखापट्टनम पूर्व में है ना। मुंबई तो पश्चिम में है, कोच्चि साउथ में है ना। पूर्व का बी हमने अभी देखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? आपको पता होगा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और राष्ट्रगान बोला जाता अगर तो जनगण मन। वंदे मातरम को पहली बार वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ से लिया गया है ना। ध्यान रखना है आपको। और इसकी अवधि, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक बहुत कम एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रगीत के गायन की अवधि कब है, कितनी है? तो 1 मिनट 5 सेकंड। राष्ट्रगान का भले आपको पता होगा 52 सेकंड के आसपास है ना, लेकिन राष्ट्रगीत की 1 मिनट 5 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी दिन पेपर में आ गया ना तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जो भी दो लोग देख रहे हैं ये सीरीज, सिर्फ वही आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज बहुत रेयर लोग, अगर 100 लोग हैं ना तो 100 में से सिर्फ 2 ही आंसर दे पाएंगे, नहीं 98 लोग को तो पता ही नहीं होगा ये चीज़, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, कि आपको अगर मैंने ये अभी तक नहीं बताया तो आपको पहले से पता था कि 1 मिनट 5 सेकंड होता है राष्ट्रगीत की अवधि। राष्ट्रगान का भले आपको पता होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको कि 1954 में भारत रत्न भी मिल चुका है ना। आपको पता होगा ये चीज़। और यही जो उपराष्ट्रपति थे बाद में जाके राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। दूसरा नंबर का राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है हमारे देश के, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्र पक्षी का नाम क्या है? मोर, पता होगा आपको। कब दिया गया था? 1963 में दर्जा गया था। ये तो सबको पता है मोर है, लेकिन ये जो साल है ना, फैक्ट, यही सब फैक्ट मार के पूछेगा आपसे एग्जाम में, और आप वहाँ से सोच के आएंगे कि भाई इतना आसान क्वेश्चन था बट हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो 1963 साल याद रखना है, कब दिया गया था राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके साथ साथ देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक जो राष्ट्रीय ध्वज में है, ये तिरंगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो गंगा की डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जल जीव है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो दक्षिण मतलब साउथ, अब पूर्व मतलब इधर, तो मतलब इस डायरेक्शन में। अब देखते हैं अहमदाबाद तो पश्चिम में है, बड़ौदा गुजरात में, जयपुर भी पश्चिम में, कोलकाता एक बचा ना जो पूर्व में है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे जा सकते हैं, डी है कोलकाता। चलते हैं, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित होती है? ये बड़ौदा में स्थित है। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1930 में। कहाँ पे? देहरादून में। लेकिन बाद में इसको 1952 में स्थानांतरित कर दिया गया बड़ोदरा में। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में। पहले कहाँ था? देहरादून में।
कोच्चि बंदरगाह केरल में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में आपको पता होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन तीनों तमिलनाडु में। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी में है ना। कहाँ? तो असम की राजधानी है गुवाहाटी, आपको पता होगा। और ये असम के पहले मुख्यमंत्री भी थे। नाम ध्यान रखेंगे इनका। SLV का पूरा नाम क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट यहीं से 1973 में पहला जो क्या टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। कहाँ से? जिम कॉर्बेट से, ध्यान रखना है आपको। और इसको 1936 में इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट का पहला जब स्थापित किया गया था उस समय इसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क नाम था। ये ध्यान रखना है। कब स्थापित किया गया था? 1936 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वी दोरस्वामी अयंगर बजाते थे, क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम लोहे की तीली भरी हुई एक नाव में के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर वही रहेगा। एक तीली से क्या ही होगा, है ना। 61 का सी। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो उड़ता है वो। और साथ में स्थिर ऊर्जा। आपने देखा होगा आसमान में पक्षी जाके पंख को अपने कुछ नहीं करते हैं, स्थिर छोड़ देते हैं। बस विंड का, हवा का डायरेक्शन, हवा की मदद से वो लोग उड़ते रहते हैं। डी होगा इसका आंसर। कॉमन सेंस लगा के आप लोग आंसर दे सकते थे इसका। गति के सूत्र S=UT + ½ AT² में S का मतलब क्या है? तो S का मतलब है डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। दूरी कहाँ है इसमें? कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? 24 कैरेट। ध्यान रखना है। 24 कैरेट में 99.99% शुद्धता होता है। 22 कैरेट में 91% होता है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लाया जाता है? H2SO4 है ना, जिसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, एसिड का राजा। सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है? डिस्टिलेशन से नहीं बनता भाई, पानी का डिस्टिलेशन होता है। एवापोरेशन से पानी उड़ जाता है, वेपोराइजेशन से उड़ जाता है, कार्बोनाइजेशन से बनेगा ना। कोयला में क्या होता है? कार्बन कंटेंट होता है। आप लोग ऑप्शन से भी जा सकते थे। चलते हैं आगे। इतना ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, केमिकल नाम नमक का क्या है? हैलाइट है। बस ध्यान रख लीजिए। केमिकल फॉर्मूला क्या है नमक का? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं आगे। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड। भगवान न करे लेकिन आप में से किसी को अगर प्रॉब्लम होगा यूरिक एसिड का तो आपको पता होगा, है ना। अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों को पता होगा यूरिक एसिड के बारे में, है ना। बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है ये, जब किसी का बढ़ जाता है बहुत दिक्कत होता है। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो नेमाटोड द्वारा होता है फाइलेरियासिस, जिसमें कि आपने देखा होगा हाथी पाँव, एक पैर फूल जाता है ना, बहुत हाथी जैसा हो जाता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका को इंग्लिश में बोलते हैं WBC। संक्रमण से लड़ता है ये, ध्यान रखना है। बी है आंसर। एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में, और भोजन पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुंह से। जब आप मुंह में लेते हैं खाना और चबाते हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है भोजन पचना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है? तो छोटी आंत में। आपको पता होगा छोटी आंत में भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। HCl पेट में ऑलरेडी होता है, पेट में, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज नामक एंजाइम होता है पेट में, और ये सब खाना पचाने में मदद करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है, एसिडिक होता है। HCl मैंने आपको बताया एसिड का नाम, ये भी ध्यान रखना है आपको। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, जिसको अप्रॉक्स में 37 डिग्री सेल्सियस कहता है। और यही अगर फ़ॉरेनहाइट में पूछ दिया था तो 98.6 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। बदलने का फॉर्मूला यहाँ है, ध्यान रखिएगा इसको। सबसे बड़ी धमनी नाम से जानी जाती है? धमनी का महाशिरा,
फुफ्फुस धमनी, नाम में ही देखिए महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी, ऑप्शन नंबर डी। केटला और रोहू, ये केतला और रोहू है जो मछली है, ये कहाँ है? तो फ्रेश वाटर फिश में मिलेगी। भाई कहाँ मिल रहा है? मरीन तो बिहार में है ही नहीं, ब्रेकिस फिश आएगा नहीं, है ना। ऑलरेडी बिहार वाले लोग सब मरते रहते हैं रोहू और केतला खाने के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखना है, फ्रेश वाटर फिश में ही मिलेगा ये। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा, CaOCl2 रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। फॉर्मूला याद रखिएगा आप। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? तो आपको पता होगा हिंज जॉइंट है, ये फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसको। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ये दिया गया है हॉर्वे के द्वारा। कब? 1628 ईस्वी में विलियम हॉर्वे ने दिया है, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए इसको। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए इसमें। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? आपको पता होगा ब्रेल लिपि, जिसमें कि हाथ के वो टच करके पता करते हैं, है ना। किन के नाम पे रखा गया था? इसके निर्माता लुई ब्रेल थे, इन्हीं के नाम पे ब्रेल लिपि रखा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तरंग दैर्ध्य से, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिड्स क्या है? सिड्स एक घातक मृत्यु रोग है। सिड्स का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप, है ना। पितरस का क्या कार्य है? तो पितरस का कार्य है वसा का एमल्सीकरण, है ना। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज़, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो एटिनिल लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो ना, उसको अगर कम करना है तो एटिनिल का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली अगर ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो कितना होता है? 120 mmHg, और दूसरा होता है 80 mmHg, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्तदाब नापा किससे जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको, है ना। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो पहली बात खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इन तीनों रोगों से ट्रिपल एंटीजन बचाता है, फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला इसका क्या है? Na2CO3, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना, और इसके साथ में 2 और लोग थे, देखते हैं नाम उनका, मार्शल W नीरेनबर्ग और रॉबर्ट W होली, इन तीनों ने मिलकर जेनेटिक कोड की खोज की थी, है ना, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना है। इसी से क्लोरीन मिला के पानी को साफ़ किया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको पता होगा घेंगा, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं ग्वाइटर, है ना, ध्यान रखना है आपको। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है ना। विटामिन डी से सूखा रोग होता है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, अभी के अभी लाइक कर दीजिए अगर आपको लगा हो कि सेशन आपके लिए बेनिफिट रहा हो, है ना, आपको पसंद आया हो तो। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाला जितना भी नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। और साथ के साथ मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे इस चैनल पे, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं आप लोग। जो भी मैथ का क्वेश्चन है आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। सौ क्वेश्चन हो गया हमारा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में अगला सेट देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ। थैंक यू सो मच।